सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, दिल की असीम गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं वापस आ चुका हूं यूपीपीसीएल का 19 मार्च 2021 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लेकर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इससे भी पहले यूपीपीसीएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम एक एपिसोड में एक क्लास में दोस्तों 20 प्रश्नों को रखते हैं और उसका विधिवत रूप से व्याख्यान उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। जब आप इससे पहले वाली क्लास को देखेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे कि आखिर में विश्लेषण का अर्थ, एनालाइज का अर्थ क्या होता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज का हमारा जो एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 6 होगा। और दोस्तों उसमें देखिए 99 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 119 नंबर तक के क्वेश्चनों का सामना आज आपको करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आपसे एक मेरी प्यारी सी दरख्वास्त है कि आप इस क्लास को दूसरे विद्यार्थियों तक बिल्कुल दोस्तों शेयर कर दें। फिर हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में दोस्तों जब आपको कंटेंट और क्लास दोनों अच्छा लगे ना तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन निकल करके आता है। देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन, पढ़िएगा इसको और इसका आंसर बताइएगा। पवन टरबाइन के एमपीपीटी कंट्रोलर को किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सन ट्रैकर के द्वारा। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? सन ट्रैकर के द्वारा। लिखेगा जो आपका एमपीपीटी है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है वो लिखेगा मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है ना। ये क्या है? ये इसका पूरा नाम है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। देखिएगा ये जो एमपीपीटी होता है ये कहाँ लगाया जाता है? ये दोस्तों जो आपकी विंड पावर प्लांट होती है ना, कौन सी? विंड प्लस जो आपकी विंड पावर प्लांट होती है और एक सोलर पावर प्लांट है ना, तो इन दोनों में लगाया जाता है। विंड प्लस सोलर दोनों प्रकार के पावर प्लांट में एमपीपीटी लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये दोस्तों ये जो विंड और सोलर होते हैं ना, यानी कि जो एमपीपीटी है ये डायरेक्ट ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है। और जब भी कभी ऐसा केस आए कि अचानक से आपको मैक्सिमम डिमांड की आवश्यकता पड़ गई है ना, तो ग्रिड को मैक्सिमम पावर चाहिए, तो वो मैक्सिमम पावर कहां से मिलेगा? वो मैक्सिमम पावर दोस्तों यहां से मिलेगा एमपीपीटी के द्वारा। इसीलिए इसको विंड पावर प्लांट हो या फिर सोलर पावर प्लांट, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 100, यानी कि आज के इस क्लास में हम अपना सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं। बस दोस्तों आप मेरा पूरा साथ दीजिएगा और फिर मैं जो चीजें आपको देने वाला हूं ना वाकई में आपको दोस्तों पसंद आएगा। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड होने पर प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टता के बीच फेज अंतर कितना होता है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा। कहां गया पेन? ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग। किसी ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो है ना ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आप देख के कमेंट करके बताइएगा ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाएगा, है ना। यहां पर ट्रांसफार्मर की ये देखिए कोर है, हमने वीएस सप्लाई दिया प्राइमरी वाइंडिंग को। क्या सप्लाई दिया? वीएस, जिसको हम V1 वोल्टेज कहेंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ ना उसको हम नाम दे देंगे इसमें E1 और इसमें दे देंगे E2। ये जो आपका E1 है, E1 व E2 के बीच जो फेज अंतर है ना, फेज डिफरेंस, वो कितना है? तो वो दोस्तों है 180 अंश होता है। कितना? 180 अंश होता है। और यही आपसे पूछा गया है, 180 अंश होना चाहिए। देखिएगा और कौन कौन से केस होते हैं जब दोस्तों ट्रांसफार्मर आपकी, सुनिएगा, टाइम के अनुसार, घड़ी के सुई के अनुसार, मैं यहां पर लिख देता हूं कि घड़ी के सुई के अनुसार, है ना, घड़ी के सुई के अनुसार कितना फेस डिफरेंस इसमें होता है वो दोस्तों आपको पता चलेगा। देखिए अगर आपकी दोस्तों ट्रांसफार्मर डेल्टा या स्टार हो, है ना, या फिर स्टार या डेल्टा हो, स्टार या फिर डेल्टा हो, इस प्रकार की अगर ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग किया गया हो और जो घड़ी है ना, घड़ी की जो सुई है वो 12 बजे पर हो, घड़ी की सुई कितने पर हो? 12 पर हो, यानी कि डिट्टो घड़ी की सुई जो है ना वो 12 पर हो, तो जो आपको E1 और E2 के बीच फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा वो दोस्तों कितना होगा? फेज अंतर 0 डिग्री का होता है। कितना? 0 अंश का होता है। वही देखिए यही केस हो, लेकिन अब की बार अगर
घड़ी की जो सुई है ना वो कितने पर हो, 6 बजे पर हो, है ना, ध्यान दीजिएगा 6 बजे पर हो, तब फेज जो अंतर होगा ना वो कितना होगा, वो होगा आपका 180 अंश। तो देखिएगा दो कंडीशन में, है ना, दो कंडीशन में 180 अंश आपको प्राप्त हो रहा है। ये दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा गेट गुणक प्रचालन निष्पादित करता है, बताइएगा दोस्तों। इसका जो आंसर है ना वो एंड गेट होगा। क्या होगा, एंड गेट। अभी देखिए एंड गेट का सिंबल भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। तो एंड गेट जो है ना इसका किस प्रकार से सिंबल होता है, तो देखिएगा ये है दोस्तों एक प्यारा सा सिंबल। ये जो है ना ये किसका है सिंबल, ये है सिंबल। देखिए दो इनपुट है और एक आउटपुट है। आउटपुट आपको इसमें क्या मिलेगा, ए गुणे बी। ये क्या है, ये है इसका आउटपुट। आपसे क्या बोला गया है कि गेट का गुणक प्रचालन, ये क्या है, गुणक प्रचालन है ना, ये है आउटपुट। अब जो नोर, देखिए एंड गेट है ना, एंड गेट में कैसे होता है, सिंपल दोस्तों ऐसे ही होता है, लेकिन एक बबल्स लगा होता है यहां पर आप एक बबल्स लगाइए और ए गुणे बी का बार होगा। ये क्या है इसका, ये है इसका आउटपुट, ए गुणे बी का बार, है ना। इसी के साथ में आप देखिएगा ये जो आपका नोर गेट है इसका भी कैसे होता है, तो इसका इस प्रकार से होगा। बहुत ही आसान है इसके सिंबल, बस आपको पॉइंट को पकड़ना होगा, है ना। दो इनपुट और एक आउटपुट, तो आपको आउटपुट इसमें क्या मिलता है, ए प्लस बी का बार। ये क्या है, ये है इसका आउटपुट। और जो और गेट है इसका क्या होता है सिंबल, तो और गेट का सिंबल इस प्रकार से होता है। देखिए ये है और गेट का सिंबल, है ना, ये है। और इसमें a प्लस बी, सिंपल a प्लस बी होता है इसका आउटपुट। तो देखिएगा सभी का आंसर आपके नोटबुक तक पहुंच गया होगा। नैंड गेट का, नोर गेट का, एंड गेट का, और सॉरी नैंड, नोर, एंड और, है ना। आपको कमेंट करके अब ये बताना है कि जो नैंड गेट है ना ये किस किस गेट का कॉम्बिनेशन है, ये किस किस गेट से तैयार किया जाता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्षरण इलेक्ट्रिक वर्तमान, देखिएगा यहां पर जो वर्तमान है ना ये बता रहा है करंट को, ठीक है। तो क्षरण यानी कि लीकेज करंट किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो हम कर सकते हैं ना बिल्कुल HV और LV वाइंडिंग को सैंडविच बना करके। ध्यान दीजिएगा जो सैंडविच वाइंडिंग होती है वो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में अक्सर किए जाते हैं और लीकेज करंट को डाउन करने के लिए किए जाते हैं। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो लिंब होता है ना प्यारे दोस्तों, इसमें जो लिंब होता है वो E और I आकार में होते हैं ना। देखिएगा ये हो गया आपका E आकार का, ये है E, और एक सीधा लाइन खींचे ये है I। अब इसी में देखिएगा वाइंडिंग लपेटी जाती है, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को, है ना, इसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, फिर देखिएगा फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग को, फिर कैसा होगा, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, है ना। जो आपका ऊपर वाला है ना ये HV वाइंडिंग है और ये जो ब्लैक कलर वाली है ये LV वाइंडिंग है। ऐसा क्यों किया जाता है कि जब कोर के पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग डालेंगे ना तो इंसुलेशन की कम आवश्यकता होगी, इसीलिए लो वाइंडिंग को डाला जाता है। हमेशा इस चीज को आपको याद रखना है ना। बढ़िएगा दोस्तों, सेंचुरी तो हम लोग वैसे ही क्रॉस कर चुके हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस थ्योरी का प्रयोग करके एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य विश्लेषण किया जाता है। ध्यान से सुनना, हम क्रॉस फील्ड थ्योरी का प्रयोग करते हैं। किसका, क्रॉस फील्ड थ्योरी का। ये जो क्रॉस फील्ड थ्योरी है ना ये क्या कहती है, कुछ नहीं दोस्तों, इसका कहना है कि जो रोटर का टॉर्क होता है, लिखेगा यहां पर रोटर का जो टॉर्क, रोटर में दोस्तों जो टॉर्क होता है वो किस प्रकार से विकसित होता है ना, किस प्रकार से विकसित होता है, यही बताता है क्रॉस फील्ड थ्योरी। और इसके अलावा दोस्तों ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसी अति खिंचाव युक्त केबल यानी कि सुपर टेंशन केबल का वोल्टेज रेटिंग आपको बताना है ना, सॉरी वोल्टेज रेटिंग क्या होगा वो आपको बताना है। हाँ ये होगा 11 केवी से लेकर के 133 केवी की वोल्टेज रेटिंग जो है सुपर टेंशन केबल इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जो आपका 1.1 केवी है इसमें दोस्तों अति टेंशन है ना, सॉरी निम्न टेंशन, इसमें
निम्न टेंशन वाली केबल प्रयोग किया जाता है। निम्न टेंशन केबल का इस्तेमाल हम 1100 वोल्टेज के लिए करते हैं और इसके लिए हम किस केबल का प्रयोग करेंगे? एक्स्ट्रा, नोट कीजिएगा, एक्स्ट्रा टेंशन केबल, एक्स्ट्रा टेंशन केबल का हम प्रयोग करेंगे। किसके लिए? हम करेंगे 66 किलो वोल्ट के लिए और 1100 वोल्ट के लिए निम्न टेंशन वाली केबल और 11 से 33 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अति खिंचाव युक्त केबल का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा हर केबल की अपनी अपनी अलग अलग रेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर डीसी संचालित सिस्टमों में प्रयोग किया जाता है? यह कहलाता है आपका दोस्तों कन्वर्टर। इसको हम कहते हैं चॉपर, इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है चॉपर। और ये क्या है? चक्री कन्वर्टर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चक्री कन्वर्टर को हम किस नाम से और जानते हैं? आपको दोस्तों कमेंट करके ये बताना है। चक्री कन्वर्टर एसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला साइक्लोट्रॉन कहलाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? साइक्लोट्रॉन। ये एसी को एसी में, निम्न मान की एसी है उसको क्या करेगा? ये उच्च मान की एसी में बदल देगा। और एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करेगा? तो ये कन्वर्ट करने वाली युक्ति है कन्वर्टर। कौन सी युक्ति होगी? वो युक्ति होगी आपकी कन्वर्टर। तो ये रहे सारे इन सभी ऑप्शनों का आंसर दोस्तों, साथ ही साथ आपको मिलता जा रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटेंस गुणक का उपयोग निम्नलिखित में से किस माप के लिए किया जाता है? देखिएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होता है ये केवल और केवल वोल्ट मीटर होता है और केवल एसी ट्रांसमिशन लाइन में ही ये इसका प्रयोग किया जाता है ना, उच्च एसी वोल्टेज मापन करने के लिए, है ना। जैसे कि 220 किलो वोल्ट का अगर मापन करना है तो आपको इसी प्रकार की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना। दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करते रहना, साथ ही साथ शेयर करने में दोस्तों कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, है ना। बस आपको शेयर करना है और क्लास को ही कंटिन्यू रखना है। फ्री व्हीलिंग डायोड का उपयोग, एक नया क्वेश्चन आया है। फ्री व्हीलिंग डायोड का उपयोग किसमें स्टोरेज एनर्जी को फ्री करने के लिए, एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है? यह कहलाएगा आपका प्रेरित्र। देखिए जो प्रेरित्र होता है ना उसमें दोस्तों करंट स्टोर होती है किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, है ना। किसके रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में प्रेरित यानी कि इंडक्टर करंट को स्टोर करती है। और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, फ्री व्हीलिंग डायोड का मतलब इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? एक ऐसा सर्किट जिसमें लिखेगा, जिसमें जो करंट है ना, करंट का मान दोस्तों कैसा हो? अचानक कम हो जाए, है ना। करंट का मान अचानक जहां कम हो जाता है वहीं पर दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है ना। फ्री व्हीलिंग डायोड का जो प्रयोग है वहां पर किया जाएगा जहां पर एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट का मान अचानक कम हो जाता है, उसको दोस्तों हम जो उस सर्किट में उपकरण लगे होंगे ना उसको क्षतिपूर्ति से बचाने के लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बाकी अवरोधक क्या है? प्रतिरोध है। और संग्राहक क्या है? एक कैपेसिटर है। किसी अनंत बस बार में कौन से दो परिणामित्र स्थिर होते हैं? वो वोल्टेज हो गया और आवृत्ति हो गया, है ना। यही इसका आंसर सही होगा कि वोल्टेज हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो, दोनों का जो एंगल होता है ना वो कैसा होता है? बिल्कुल दोस्तों वो कांस्टेंट होता है, या फिर आप ये समझिए कि वोल्टेज एंगल 0 और फ्रीक्वेंसी एंगल भी 0। किसी सोलर पीवी का पीवी कर्व कैसा दिखाई देता है? वो नॉन लीनियर होता है, अरैखिक। इसको हम क्या कहते हैं? अरेखिक, अरेखीय, है ना। कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है। समझिएगा यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि किसी सोलर पीवी का यानी कि सोलर जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है उस सेल के द्वारा जो हमें आउटपुट में वोल्टेज और पावर मिला है उस पावर और वोल्टेज का कर्व कैसा बनेगा वो आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम ऑपरेशन में लॉस फैक्टर का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? तो इसका आंसर होगा कि सभी लोड विविधताओं की इकोनॉमिकल लोडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी वायरिंग सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही महंगा होना। कंड्यूट वायरिंग, अगर बेस्ट प्रकार की आप तार इसमें प्रयोग करेंगे, जैसे एफआरलेस वायर होगा, एफआर वायर हो गया, है ना, एंकर का वायर हो गया, तो उस
वहां जब ऐसे तार का प्रयोग करेंगे तब दोस्तों इसका लाइफ टाइम ना कितना हो जाता है 50 साल, है ना। लगभग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लगभग इसका जीवन काल 50 वर्ष हो जाता है, होता है। और इसको ना हम 650 वोल्ट तक के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कितने वोल्टेज तक के लिए? 650 वोल्टेज तक के लिए। और जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही होती है उसी समय दोस्तों कंड्यूट डाल दिया जाता है, और इसमें जो कंड्यूट होता है ना वो जीआई का बना होता है, और इसमें डबल अर्थिंग लगाने की आवश्यकता होती है ना। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक महासागरीय एनर्जी का रूप नहीं है? वाष्प एनर्जी जो है ना ये महासागरीय एनर्जी का रूप नहीं है। देखिए ये किसका रूप है? तो ये एनटीपीसी का रूप है। किसका? ये है आपका एनटीपीसी, है ना। थर्मल पावर प्लांट का ये रूप है। थर्मल पावर प्लांट में ही वाष्प होता है, बाकी इसमें नहीं होता है ना। टाइडल पावर प्लांट पे अच्छे संकेतों को से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त करने हेतु होने वाली कलन विधि क्या कहलाती है? हम इसको एमपीपीटी कहते हैं। आपको पता है ना, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यही कहलाता है एमपीपीटी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्यूमिनियम विद्युत अपघटनी कैपेसिटर है? वो कहलाता है आपका डीसी प्रकार का कैपेसिटर, है ना। डीसी प्रकार का। देखिए जो संग्राहक है ना, संग्राहक का मतलब होता है दोस्तों स्टोरेज, और स्टोर कौन करता है? विभव को वो कैपेसिटर ही करता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, किसी बैटरी को प्रयोग करने योग्य धारिता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वो है निस्सरण की डेप्थ। निस्सरण की डेप्थ का मतलब क्या है कि जो बैटरी है ना, बैटरी को कभी भी फुल डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। बैटरी में हमेशा 10-5% उसमें से डिस्चार्ज करने के बाद ही आपका वोल्टेज बचा रहना चाहिए, है ना। उसको कभी भी फुल डिस्चार्ज या फुल चार्ज बैटरी को नहीं किया जाता। अगर बैटरी से आप अच्छा से अच्छा उम्मीद रखते हैं पावर प्राप्त करने के लिए, उस कंडीशन में यदि कोई डीसी सीरीज मोटर्स में गलती से कोई एकल फेज एसी आपूर्ति से जुड़ जाए तो उत्पादित टॉर्क क्या होगा? देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस टॉर्क पल्सेटिंग या और एक दिशी हो जाएगा, है ना, इतना ही होगा। लेकिन अगर एसी मोटर है और आप उसमें डीसी सप्लाई दे दिए तो जल के आपका मोटर दोस्तों धुआं हो जाएगा। किसी डीसी मोटर्स में फैराडे लेंज संबंध को त्रिकोणीय आकृति के अभिवाही तरंग पर अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका जो परिणाम है ना वो दोस्तों आयता आकार की वोल्टता तरंग आपको प्राप्त होने लगेगी, है ना। देखिएगा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबल्स में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता है? वो है दोस्तों आपका तांबा, क्योंकि जो तांबा है ना ये कोर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? कोर के रूप में, ना कि इंसुलेटर के रूप में। जो इंसुलेटर है ना उसमें से करंट का प्रवाह किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कन्वर्टर क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका इन्वर्टर, है ना। इन्वर्टर यही है दोस्तों आपका क्या डीसी, हाँ डीसी को एसी में बदल रहा है ना, यही है डीसी को एसी में बदल रहा है, यही है इन्वर्टर का काम। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? ये भी दोस्तों एसी को डीसी में ही बदलता है। और डीसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? तो वो है आपका चॉपर क्या करता है? डीसी को कन्वर्ट कर देता है। इसी के साथ में देखिएगा ये एक सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है 200 वाट इन्वर्टर का। आप यहां पर देखिए 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दी है। यहां पर स्विच जैसे ही ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही सप्लाई चली जाएगी। ये प्लेट है आपका, ये किसका? ये एक प्लेट है, इन्वर्टर का प्लेट है ना। यहां पर देखिएगा प्लस और माइनस आ रहा है। फिर देखिए यहां पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये है एक कैपेसिटर, ये है रजिस्टर, और ये है दोस्तों 2 आईसी लगे हुए हैं, ये रजिस्टर है, और ये हीट सिंक है। ये 2 यहां पर हीट सिंक लगा हुआ है। फिर कंट्रोल करने के बाद देखिएगा इसको, ये जो आपका इन्वर्टर है ना ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये वोल्टेज को नहीं बढ़ाएगा, 12 वोल्ट ही प्राप्त हो रहा है। अब आपका जितने भी एसी से चलने वाले उपकरण हैं वो सबके सब 220 वोल्ट पर चलते हैं, है ना। तो यहां पर आपको एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, छोटे साइज का स्टेप अप वाला, जो 230 वोल्टेज आउटपुट प्रदान करे। फिर 230 वोल्ट से हम इस लैंप को जला सकते हैं। आपके घर में जितने भी उपकरण है ना दोस्तों, उसमें 99% जितने भी उपकरण है वो सब के सब एसी सप्लाई से ही चलते हैं।
ठीक है। तो इसका देखिएगा ये पूरा इस सर्किट डायग्राम का पूरा इंफॉर्मेशन था। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में 119 नंबर तक ही क्वेश्चन था। देखिएगा मेरे पास जो अभी समय है ना दोस्तों, समय की थोड़ी सी महामारी है, इसलिए प्रश्नों को, चीजों को मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दिया और ज्यादा आपको समझा नहीं पाया, है ना। उम्मीद रखिए दोस्तों, आने वाले अगले एपिसोड में आपको इतना कंटेंट दूंगा दोस्तों कि आपका दिल दोस्तों खुश हो जाएगा, है ना। आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके नोटबुक तक ही दोस्तों अच्छे अच्छे चीजों को पहुंचाना, यही तो दोस्तों मेरा कर्तव्य है ना। और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन दोस्तों बहुत ही अच्छे से करता हूं। तो चलिए दोस्तों, क्लास पसंद आई होगी तो बिल्कुल क्लास को शेयर करना, क्लास को दोस्तों लाइक करना और साथ ही साथ हमारे इस प्यारे से परिवार में भी दोस्तों आपको जुड़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए, बहुत ही जल्द लौट के मैं फिर से आता हूं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।